श्रोताओं नमस्कार। कोविड-19 से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारियों के साथ हाजिर हूं मैं निशा नैयर। कार्यक्रम तो आप जानते ही हैं, कोरोना से जंग जनता के संग। श्रोताओं, आज भी विश्व स्तर पर कोरोना से जंग जारी है। जहां एक तरफ संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ ठीक होने वाले व्यक्तियों की भी संख्या बढ़ रही है। विभिन्न देशों और राज्यों में इससे ठीक होने वालों का औसत लगातार बेहतर हो रहा है, जो इस बात का संकेत है कि इस जंग में हम विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। आज भी विभिन्न देशों में वैज्ञानिक इस महामारी से संपूर्ण मानव जाति को रोगमुक्त और भयमुक्त कराने के लिए इसका उपचार ढूंढ रहे हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि उनकी ये सतत मेहनत बहुत जल्द समूचे विश्व को इसके पूर्ण उपचार की सूचना देंगे। हमारे देश में भी ये प्रयास जारी है, लेकिन कहीं कहीं आज भी अंधविश्वास और भ्रम भ्रांतियों के चलते कुछ लोग झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़कर अपने स्नेहिल जनों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें याद रखना होगा कि रोग का उपचार सिर्फ और सिर्फ चिकित्सा से ही संभव है। साथ ही इससे बचाव के लिए सावधानियां अपनाना ही एकमात्र उपाय है। कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण बातों को लेकर आकाशवाणी समाचार ने छत्तीसगढ़ के जाने माने नेत्र चिकित्सक और अध्यक्ष अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति डॉक्टर दिनेश मिश्र से बात की। डॉक्टर साहब, कोरोना संक्रमण के इस दौर में चूंकि अभी कोई दवाई या वैक्सीन नहीं आई है, इसलिए ये देखा जा रहा है कि कई जगह कुछ लोग आमजनों के डर का फायदा उठाकर इस बीमारी को तंत्र मंत्र या कोई विशेष पूजा पाठ से दूर करने का दावा भी कर रहे हैं। ऐसे प्रयासों के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। चूंकि अभी संक्रमण जो है कोरोना वायरस का पूरे विश्व के अनेक देशों में फैल चुका है और इसकी दवाई बनाने के लिए हर जगह ट्रायल हो रहे हैं, खोजें हो रही हैं, पर अभी तक इसकी कोई दवा निश्चित रूप से नहीं निकल पाई है। लेकिन चूंकि इसमें समय लगेगा और लोगों को धैर्य रखने की जरूरत है। बहुत सारी ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि कुछ लोग अलग अलग प्रकार का विकल्प बता रहे हैं। कोई झाड़ फूंक से ठीक करने की बात करता है, तो कोरोना को कोरोना मैया कह करके उसकी पूजा करने की बात करता है जी। उड़ीसा में तो एक व्यक्ति की बलि दे दी गई। कुछ लोग झाड़ फूंक करके, ये झाड़ फूंक करने का ठेका लेकर के भी इसको ठीक करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से गैर वैज्ञानिक है, अवैज्ञानिक है और गैर तार्किक है। यह एक वायरस संक्रमण है और इसका जो अन्य संक्रमण है उसी तरीके से इसका भी उपचार होना चाहिए। क्योंकि किसी भी संक्रमण की दवा बनने में समय लगता है, उसमें ट्रायल होता है, पहले पशुओं के ऊपर होता है, फिर इंसानों के ऊपर होता है, तब कोई दवा बनती है जी। इसलिए धीरे धीरे इसमें जो हम दवा बनने के नजदीक पहुंचते ही जा रहे हैं और इसमें किसी प्रकार की जो अन्य जो इस प्रकार की जो विधियां हैं या जो वैकल्पिक तरीके बताए जा रहे हैं वो चूंकि लाभप्रद नहीं है, इसलिए लोगों को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए और किसी प्रकार के भी अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। अभी चूंकि दवाओं की उपस्थिति नहीं है, इसलिए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जो देश की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, वे लोगों को सावधान रहने के, सतर्क रहने के और इससे संक्रमण के जो बचाव के जो तरीके बता रही हैं उस पर अमल करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, ग्रामीण इलाकों में खासतौर से अंधविश्वासों का प्रभाव ज्यादा देखा जाता है। चूंकि आप अंधश्रद्धा उन्मूलन के क्षेत्र में बीते लंबे अरसे से काम भी कर रहे हैं, कोरोना संकट के इस दौर में अंधविश्वासों को लेकर आपके अनुभव कैसे रहे हैं और हमारे ग्रामीण भाई बहनों को इससे दूर रहने के लिए आप क्या संदेश देंगे? जी, मेरा तो सभी लोगों से, जो भी लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनसे यही अपील है कि वे, जैसा कि आपको सब नियम बताए जा रहे हैं कि लोगों को साफ सफाई का पालन करना चाहिए, बार बार हाथ धोने चाहिए, मास्क का उपयोग करना चाहिए, नाक और मुंह को ढक कर रखना चाहिए और अगर आपके पास सैनिटाइजर है तो सैनिटाइजर का उपयोग करें, नहीं तो आप साबुन से भी हाथ धो सकते हैं। क्योंकि यह जो संक्रमण है या कोई भी संक्रमण जो होता है, चाहे वायरस का हो या बैक्टीरिया का हो, यह लोगों के नजदीक में रहने से, आपस में बहुत नजदीक बैठने से, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत ज्यादा नजदीक ना बैठें और किसी भी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम का ना आयोजन करें और न उसमें सम्मिलित हों, क्योंकि उससे एक से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैल सकता है। तो यह एक प्रकार से चेतावनी है कि अगर हम ऐसी चीजों को नजरअंदाज करेंगे तो हम निश्चित रूप से और हमारे परिवार के लोग खतरे में पड़ेंगे। जो ग्रामीण लोग हैं उन्हें चाहिए कि वे किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में ना पड़ें। आपको इससे कोई भी झाड़ फूंक नहीं बचा सकती है, कोई भी तंत्र मंत्र अनुष्ठान नहीं बचा सकता है। आपकी जो सावधानी है, जो सतर्कता है, वही आपको इस बीमारी से बचा सकती है।
जी, डॉक्टर साहब, आप प्रदेश की जाने माने डॉक्टर भी हैं, इसीलिए हमारे श्रोताओं को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है, इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं लोगों से यही बात करना चाहूंगा कि यह जो वायरल संक्रमण है यह हमारे नाक से और हमारे मुंह के जरिए फैलता है, इसलिए हमको अपने नाक और मुंह को ढक कर रखने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको मास्क लगाना चाहिए। हाथों को बार बार धोने से आपके हाथों में जो विषाणु है या जो इसके वायरस हैं वो धुल करके तुरंत वो नष्ट हो जाते हैं। यह वायरस जो है यह किसी भी निर्जीव वस्तु पर अधिक समय तक नहीं जिंदा रहता है, यह सजीव वस्तु पर जिंदा रहता है। जैसे हम हमारे शरीर पर नहीं जिंदा रह सकता है और हमारे शरीर पर तेजी से बढ़ सकता है। बार बार लोगों को इसलिए गरारे करना चाहिए, उनको अपने हाथ मुंह धोने की आवश्यकता होती है। जैसा कि बताया जा रहा है कि आपको किसी भी बड़े कार्यक्रम में, सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी मर्जी से कोई भी दवा ना खाएं, अपनी मर्जी से किसी प्रकार की भी ऐसी चीजों का सेवन ना करें, ना ऐसी कोई चीज को लगाएं या ऐसी कोई दवा बताई जा रही चीज को लगाएं जिससे कि आपको नुकसान हो चुके। अभी बलौदाबाजार में एक बैगा ने झाड़ फूंक का एक प्रयोग किया था जिसमें करीब करीब वह भी संक्रमित हुआ, बल्कि 13 अन्य लोग भी संक्रमित हुए। तो इस प्रकार आप किसी भी एक रतलाम में एक खबर आई थी, वहां के एक बाबा था चूम कर इलाज करता था, वह खुद भी संक्रमित हुआ और उसकी मृत्यु हुई। वहां के काफी लोग उसके शिकार हुए। तो अलग अलग जगह से ऐसी घटनाएं आती हैं, कहीं पर कोई बकरों की, पशुओं की बलि दे रहा है। तो ऐसे आप किसी भी उसमें मत पड़िए, अंधविश्वास में ना पड़ें। आप उसमें सावधानी से रहें, अपने घर के लोगों को सावधानी से रखें। जो छोटे बच्चे हैं उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाए, जो बड़े बुजुर्ग 60 साल से ऊपर के हैं उनको बाहर ना निकलने दें और खुद भी जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर नहीं निकलें। जो दिशा निर्देश बताए जाते हैं जो उसका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की आवश्यकता है। यदि किसी भी व्यक्ति को सर्दी, खांसी या बुखार जैसी समस्या होती है तो उसको चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और यदि उसे सलाह दी जाती है कि आप कोविड का टेस्ट करा लीजिए, कोरोना का टेस्ट है, इसको टेस्ट करना चाहिए और तब तक के लिए उसको खुद ही होम क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन कहा जाता है, उसमें रहने की आवश्यकता है ताकि उस व्यक्ति से संक्रमण दूसरे लोगों में ना फैले। क्योंकि इसमें हल्की सी सर्दी होती है, बुखार आता है, कफ होता है, इससे कई बार लोगों को लगता है कि हमको बहुत मामूली बीमारी हुई है, लेकिन चूंकि कोरोना एक विश्वव्यापी समस्या है और इसके बहुत सारे लोग इसके शिकार हो रहे हैं, इसलिए हमें आवश्यक है कि सतर्कता और सावधान रखना चाहिए और इसके जो वैज्ञानिक उपाय हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको किसी भी अंधविश्वास में, झाड़ फूंक में, टोने टोटके में, ताबीज में या किसी की कही सुनी बातों पर या बहुत सारे स्थान पर भ्रम फैलता है, उन बातों पर ना आए। अपने आप को सतर्क रखें और स्वस्थ रहें। श्रोताओं, कोरोना संकट ने समाज के हर क्षेत्र के व्यक्ति को कहीं न कहीं और किसी न किसी तरीके से प्रभावित किया है। बात चाहे शिक्षा की हो, खेल की हो, उद्योग की हो या बाजार की, व्यवसाय की या कृषि की या फिर मनोरंजन की दुनिया की, हर क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ है। मनोरंजन के क्षेत्र की बात करें तो इसमें इस क्षेत्र से जुड़े कलाकारों की परेशानियों को इस बात से बेहतर समझा जा सकता है कि एक लंबे समय से चाहे फिल्में हो या छोटे पर्दे के कार्यक्रम हो या फिर मंचीय कार्यक्रम, इन सभी पर रोक लगी हुई है। ऐसे हालात में इस क्षेत्र से जुड़े कलाकारों के लिए अपनी आजीविका को चला पाना भी एक चुनौती बन गया है। इस क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। कलाकारों के जीवन से जुड़ी ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर आकाशवाणी समाचार ने बात की छत्तीसगढ़ के बस्तर बैंड के संस्थापक पद्मश्री अनूप रंजन पांडेय से। पांडे जी, कोरोना संकट के इस दौर ने सभी लोगों की जिंदगी में प्रभाव डाला है। इस दौरान किसी ने कम तो किसी ने ज्यादा मुश्किलों का सामना किया है। आप प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के जाने माने कलाकार हैं। इस नाते हम जानना चाहेंगे कि कलाकारों की जिंदगी में कोरोना संकट का ये दौर क्या बदलाव लेकर आया है। जैसे बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली इस महामारी के दौर में जी, कलाकार भी इससे अछूते नहीं है। और ये तो सबसे पहला संकट तो लगता है कि क्योंकि प्रदर्शनकारी कलाकारों के अंदर में सामूहिकता और सामूहिक माध्यम से वो प्रस्तुत करते हैं और बहुत सारी जगह में बिना दर्शकों के उस रूप में प्रस्तुति हो नहीं पाती है। तो सबसे पहले जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद एक लाइन से सभी कलाकारों के कार्यक्रम जहां जहां उनके शोज थे वो सब सारी निरस्त हुए और निरस्त होने के बाद कलाकारों के कार्यक्रम अब ये है कि आने वाले टाइम पे कब होगा इसकी भी कोई मतलब अनिश्चितता है एक तरह से। तो ये समझ लीजिए कि बहुत ही मतलब इस महामारी के इसमें जो है काफी उथल पुथल हुई है उनके साथ।
क्योंकि एक तो वो अपनी प्रस्तुति कब दे पाएंगे उसकी भी अभी कोई किसी भी रूप में कहीं पर भी कोई संभावना दिखती नहीं। और ये बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारी जिंदगी के साथ भी ये है, बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं उनके लिए। तो कलाकार क्योंकि वो समूह में प्रदर्शित करते हैं, सामूहिकता उसके अंदर में कहीं न कहीं है, विशेषकर बहुत सारे जो प्रदर्शनकारी कला रूप हैं उसके अंदर में। और प्रेक्षक के बिना कोई भी कला रूप जो है उस तरह से संभव हो नहीं पाता है, विशेषकर प्रदर्शनकारी कला रूप में जी। तो काफी तब्दीली आई है और सभी रूप में तब्दीलियां आई है, मतलब काफी बदलाव आया है। आर्थिक रूप से भी काफी संकट का सामना है, मानसिक रूप से भी सारे संकट का सामना कलाकारों के सामने में अभी जबरदस्त तरीके से अभी इस वक्त तो महसूस हो रहा है ये। जी सर, परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी प्रदर्शन कलाओं से जुड़े कलाकारों का सबसे बड़ा पुरस्कार दर्शकों के सामने परफॉर्म करना और उनकी तालियां होती है। कोरोना के इस दौर में फिलहाल ये संभव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में कलाकार क्या अनुभव कर रहे हैं? नहीं, ये तो सबसे बड़ी भूख तो कलाकारों की ये होती है कि मतलब जो प्रदर्शित करते हैं, मतलब वो कहीं न कहीं एक प्रेक्षक समाज के साथ एक रस की उत्पत्ति होती है और जब तक दर्शक ना हो तब तक के लिए अधूरा होता है। ये समय जो है समझ लीजिए कि अपने कला रूप को प्रदर्शित करने की भूख सबसे ज्यादा होती है। स्वांतः सुखाय तो है ही, लेकिन प्रदर्शनकारी कला रूप के अंदर में जब तक वो प्रदर्शन न करे तब तक मन के अंदर में एक अलग किस्म का एक भाव मतलब उभरता है। तो ये अभी एक तरह से तकलीफदायी समय है अभी, मतलब कलाकारों के लिए काफी तकलीफदायी समय है। बावजूद इसके कलाकार अपने अपने काम में, क्योंकि सृजनकर्मी है, कहीं न कहीं उनके रास्ते निकालने की वो कोशिश करते हैं और रास्ते निकालने की कोशिश में अब ये तो है, समझ लीजिए वो बहते हुए नदी के प्रवाह की तरह है कलाकार जी। और कहीं पर कहीं एक ये जो इस वक्त की जो आपदा आई है, एक महामारी जो है जी, इसके अंदर में वो एक तरह से सामने एक दीवार खड़ी हो गई है। तो वो बहते हुए पानी के रूप में जो है धीरे धीरे कहीं आजू बाजू से जहां से उनको रास्ता दिख रहा है जी, वहां से वो निकलने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को अभिव्यक्त कर पाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सृजन धर्मी है, सृजनकर्मी है, तो सृजन में वो लगातार लगे हुए हैं तमाम संकटों, तमाम प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद जी। लेकिन उसका एक प्रयास चल रहा है, कलाकार ठहरे नहीं है, रुके नहीं है जी। लेकिन ये है कि अब वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं। एक थोड़ी सी ठहराव महामारी के कारण अभी एक अलग रूप में आई है, लेकिन उम्मीद की किरणें हैं कि देखते हैं कि कैसा और कब ये चीजें होंगी। लेकिन सृजनकार, सृजनकर्मी अपने सृजन में लगा हुआ है, बस उसको अभिव्यक्त कर पाने का समय जो है उसके इंतजार में है। जहां उसको अवसर मिल रहा है वहां अपने रूप में कहीं कहीं अभिव्यक्त करने की कोशिश भी कर रहा है। जो भी इस वक्त हमारे सामने में अभी प्रदर्शित कर पाने के जो माध्यम है जी और तकनीक है, उसके माध्यम से वो एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। जी सर, हर आपदा में कुछ अवसर भी होते हैं, अभी आपने जिक्र किया। तो कोरोना के संकट ने डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया के महत्व को भी बढ़ाया है। आपका क्या मानना है कि कलाकारों के लिए इस समय जबकि दर्शकों से सीधे रूबरू होना संभव नहीं है, तब डिजिटल प्लेटफॉर्म कितना प्रभावी हो सकता है? नहीं, असल में सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं और सबकी अपनी दोनों ही है, नफा भी है और नुकसान भी है, दोनों ही है। आपदा के पहले भी ये लगभग 1.5-2 दशक से तो लगातार ये सोशल मीडिया की हलचल शुरू ही हो चुकी है जी। और इससे कलाकारों के कई रूप प्रभावित भी होते रहे हैं। लेकिन ये जो लाइव परफॉर्मेंस होता है उसका कहीं भी कोई तोड़ है नहीं। वो उसकी जब तक आप सामने एक दूसरे के सामने उपस्थित न हो तब तक वो जीवंत जो प्रदर्शनकारी कला रूप होते हैं उसकी संतुष्टि का जो पैमाना है वो उसको पूरा कर पाने में ये डिजिटल माध्यम अभी भी उतने कारगर नहीं है। तो ये जब हम डिजिटल के माध्यम से अगर किसी प्रस्तुति को हम करते हैं तो निश्चित रूप से उसका माध्यम बदल जाएगा और माध्यम बदलने में हो सकता है उसके शिल्प की बुनावट में, उसकी सारी चीजों के अंदर में कोई न कोई तब्दीली हो, उसकी भाषा के अंदर में, उसके कंटेंट के अंदर में भी बहुत सारी चीजों को देख के करना पड़ेगा कि किस तरह से वो हम कर पाए। लेकिन फिर भी एक ये है कि एक इस वक्त एक माध्यम तो फिलहाल तो अभी ये सामने नजर आ रहा है इस वक्त और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो इसका भी प्रयोग जो है कलाकार अपने हिसाब से कर रहे हैं बहुत सारे जगह में जी जी। लेकिन तकनीकी रूप से उनको समृद्ध होने की जरूरत है। नेटवर्क की स्थितियां क्या है, उसको हैंडल करने की क्या स्थितियां हैं, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन
इसका उपयोग किया जा सकता है और लोग कर रहे हैं। सर, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, कोरोना संकट के इस दौर में सरकार ने सभी वर्गों, गरीबों, मजदूरों, सभी की मुश्किलों को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं। इस दौर में कलाकारों की मुश्किलों को दूर करने और उन्हें मंच प्रदान करने और अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका देने के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाने चाहिए? नहीं, असल में क्या है कि सरकार की तो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है इसमें, कलाकारों के लिए विशेषकर जी, क्योंकि एक पूरे एक ओपिनियन बनाता है, एक समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है कलाकार और कलाकारी जी। उसके बिना, क्योंकि एक जीवन शैली का एक रूप है, पूरी जीवन शैली को ये प्रभावित करता है आपकी बहुत सारी चीजों को, तो सरकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी बनती है और जिम्मेदारी भी बनती है और उसके संरक्षण की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है कलाकारों को जी। और वो विशेष रूप से आर्थिक रूप में बल्कि मानसिक रूप से भी जो है उसकी भूमिका जो है सरकार को आकर उसकी निभाने की जरूरत है। और बहुत सारे जगह में अलग अलग मुल्कों के अंदर में को लेकर लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि अब लंबा टाइम हो गया लॉकडाउन के बाद, तो लॉकडाउन हुए जो है अब ये समझ लीजिए तो अब तुरंत कोई ना कोई जो है अब तो मतलब योजना आ जानी चाहिए कलाकारों के लिए जी। और वो योजना आए और पूरा अंतिम जो कलाकार जो दूरस्थ अंचल तक पहुंचा है, क्योंकि इसके बिना रोजी रोटी का बहुत जबरदस्त संकट सामने में आ गया है और कोई माध्यम नहीं है। और कलाकार की सबसे बड़ी भूख अपने आप को एक्सप्रेस करने की होती है जी। कई प्रदेशों के अंदर में, जैसे मिसाल के तौर पर मध्य प्रदेश में ही जो है अभी कलाकारों के लिए कुछ योजनाएं जो है उन्होंने डिजिटल पे जो है उनके पोर्टल जो है उनके वेबसाइट पे वो चीजें चल रही है जी। और वो कलाकारों के पास पहुंच रहे हैं। कलाकारों से उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया, तो वो छोटे छोटे अपने 3 मिनट के 4 मिनट की अपनी चीजें बना के भेज पा रहे हैं और वो लगातार प्रदर्शित कर रहे हैं और उसके हिसाब से उसको आर्थिक सहयोग भी उनके माध्यम से चल रहा है। ये मैंने सुना है और तो ये मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें अगर सरकार करे उसमें और सारे कलाकारों के डेटा उनके पास होंगे लगातार और उसके रास्ते निकालें और अभी बहुत ज्यादा सरकारी सहयोग की विशेष रूप से आर्थिक रूप से कलाकारों को संबल प्रदान करें, क्योंकि बहुत संकट में है अभी कलाकार और कलाकारी दोनों चीजें संकट में है जी। और ये अत्यावश्यक सेवाओं के काम को जो है वो तुरंत शुरू करना चाहिए और इसके जो अभ्यास करता है और इनके कलाकार हैं और जो भी मतलब इसके जो इनको अब सामने लाना चाहिए, ताकि समाज को जो मानसिक अवसाद से जो डूबते चले जा रहे हैं जी। उस समाज को भी अवसाद से निकालने का काम करता है ये कला रूप। बिल्कुल, तो इसके लिए मतलब इसको एक जरूरी सेवा मानते हुए इसको आवश्यक रणनीति सरकार को तैयार करना चाहिए और किस तरह से देखें और किस तरह से वो करें। वो है बहुत सारे बैक स्टेज के आर्टिस्ट हैं, ऑन स्टेज के आर्टिस्ट हैं, शिल्पकार हैं, बहुत सारे क्राफ्ट के वर्कर हैं जी। और बहुत सारे जो पारंपरिक जो ट्रेडिशनल जो बैंड रहे हैं जो विवाह आदि के अवसर पर बजाते थे, उनका भी रोजगार का संकट पूरे कलाकारों के सामने में खड़ा हुआ है और कलाकार दर्शकों का तालियों का भूखा होता है, तो वो उसका भी अवसर वो मुहैया कराएं इससे पहले कि कलाकार अवसाद में जाएं। जो खुद अवसाद से उबारता है प्रेक्षक समाज को या समाज को, तो वो इसके लिए जो है सरकार को मुझे लगता है कि तमाम जो भी माध्यम हो, डिजिटल माध्यम हो और फिजिकल डिस्टेंसिंग के माध्यम से वो स्पेस डिजाइन करे, उस तरह की स्पेस जो है उसको तुरंत उसका जो भी जहां प्रदर्शन कर सकते हैं ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें और ऐसे कलाकारों के समूह को, चाहे एकल कलाकार हो चाहे सामूहिक उनकी अभिव्यक्ति हो, उस सबकी सुरक्षित रूप से कैसे वो कर पाएंगे, इसके लिए विशेष रणनीति तत्काल जो है बनाएं और उनके पास पहुंचे। श्रोताओं, ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर विभिन्न योजनाओं का संचालन कर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में स्वरोजगार को बढ़ाने में लगे हैं। विशेष बात यह है कि इसमें महिला स्व सहायता समूह बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रही हैं। धमतरी जिले के नगरी विकासखंड के जब्बर्रा और ग्राम छाती की स्व सहायता समूहों की महिलाएं इन दिनों बांस के आकर्षक और कलात्मक गहने बनाकर इसकी बिक्री कर अपनी आजीविका चला रही हैं। इस बारे में आकाशवाणी समाचार ने समूह की महिलाओं से बात की। मेरा नाम अनीता साहू है, मैं उड़ैना की रहने वाली हूँ और यहाँ ग्राम छाती में डोम में मतलब काम करने आ रही हूँ। अभी तो जर्री का प्रशिक्षण दे रही है मैम, तो हम लोग आरबीके दीदी के माध्यम से यहाँ पे सीखने के लिए आ रहे हैं। तो जो आभूषण बनते हैं उसी
को हम लोग यहाँ पे सीखने आ रहे हैं। सीखने के बाद तो मैम लोग हम लोग को बता रही है कि खुद अपने से बनाकर बेचना ऐसे करके, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग इसका बेच नहीं पाएंगे मैडम, आप लोग इसको मार्केटिंग करना तभी हम लोग बना पाएंगे, ऐसे करके बोल रहे हैं। तो मैम लोग खुद बता रहे हैं कि ठीक है हम लोग बेच लेंगे, ऐसे करके बता रही। तो हम लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं, बक्का सीख रहे हैं, कान का बाली है, झुमका है और ब्रेसलेट, वही सीखे हैं अभी तक। आसानी तो शुरू में होता है, लेकिन काम करने में लगन जो रहता है तो अच्छे से कर लेते हैं। जो बारीकी काम है तो 2-4 जने आए, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग को देखकर ऐसे रोज महिलाएं 2-3 करके रोज मतलब बढ़ रहे हैं। पहले 4, उसके बाद 6, 8, 10 ऐसे सब बढ़कर अभी तक तो 20 लोग हो गए हैं। मोर नाम सीताबाई निर्मलकर है। मैं ग्राम मोड़ेना ले आथू और ग्राम मोड़ेना ले में पैदल 3 किलोमीटर चल के आता ने में हम 10 महिला हवन दीदी मन है, जो ट्रेनर दीदी आ है उसे हमन हाँ चूड़ी कंगन अब जितना भी महिला के गहना सामान होते ना ओकर हमन निर्माण करत हन। बांस ऐसे कलाकृति है कि पहली तो हमन खुद नहीं जानत रहन कि बांस से चीज बन सकते, मगर यहाँ डोम में आके के ट्रेनर दीदी मन जब सिखाइस ना तो हमन भी आश्चर्य हो गए कि वाह अच्छा सुंदर बांस से अच्छा सुंदर चीज बन सकते। तब हमन बना देखे, हम बनाए में कोई कठिनाई नहीं है। अगर ते आत्मविश्वास करके बांस के कलाकृति बनावे ते अच्छा सुंदर निखार आते कि पेपर में भी एकर कलाकृति आए तो अच्छा सुंदर आए कि हर आदमी एकर से प्रभावित होगी। आप जैसे कि ये के उपयोग करके देखू। श्रोताओं, कोरोना की इस जंग में महत्वपूर्ण सावधानियों के तहत शुरू से ही हाथ धोने की बात सभी विशेषज्ञों के द्वारा कहा गया। इसके लिए साबुन के साथ साथ सैनिटाइजर के उपयोग की भी बात कही गई। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए इस क्षेत्र में भी विभिन्न कार्य किए जाने लगे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में भी सैनिटाइजर का निर्माण किया गया, इसे बाजार में उपलब्ध कराया गया, मास्क बनाए गए, साथ ही इस क्षेत्र में हर्बल साबुन का निर्माण भी किया गया। दुर्ग जिले की स्व सहायता महिला समूह बिहान के द्वारा ऐसे ही हर्बल साबुन का निर्माण कर उसे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही मानसून के आगमन के साथ एक बार फिर हमारी धरती को हरा भरा करने की राष्ट्रव्यापी मुहिम भी शुरू हो चुकी है। इस क्षेत्र में सांकरा की स्व सहायता समूह की महिलाओं ने कुछ अभिनव कार्य को अंजाम दिया है। इन सभी के बारे में हमें विस्तार से बताया हमारे संवाददाता अभय जवादे ने। दुर्ग जिले की स्व सहायता समूह की महिलाओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर बनने के परामर्श को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रही हैं। सब्जी उत्पादन के बाद महिलाएं एलोवेरा एवं चारकोल फ्लेवर के साबुनों का निर्माण करते हुए उसका विक्रय कर रही हैं। महिलाएं अपने व्यावसायिक कौशलता का परिचय देते हुए बाजार से मांग के अनुरूप उत्पाद तैयार कर रही हैं। इस संबंध में जिला पंचायत दुर्ग के सीईओ सचितानंद आलोक ने बताया कि स्व सहायता समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के प्रयासों को पूर्ण करने के लिए जिला पंचायत उन्हें प्रशिक्षण से लेकर उत्पाद तैयार करने एवं मार्केट तक पूरा सहयोग कर रहा है। स्व सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार से लिंक करने का प्रयास भी जारी है। स्व सहायता समूहों के निर्मित साबुनों को अस्पताल एवं पंचायतों में उपयोग भी किया जा रहा है। जय मां संतोषी स्व सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी सिगौर ने बताया कि साबुन ग्राम सांकरा के आजीविका केंद्र में तैयार किए जा रहे हैं। साबुन निर्माण का प्रशिक्षण जिला पंचायत के मार्गदर्शन में प्राप्त हुआ है। आज हमारे उत्पादों को खरीदने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, हमें खुशी होती है। लोग अलग अलग फ्लेवर में एलोवेरा, गुलाब और जास्मीन साबुन की मांग करते हैं। हमारी कोशिश है कि हम ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण हर्बल साबुन दे सके। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि साबुन बना पाएंगे। न सिर्फ साबुन बना रहे हैं बल्कि उसका विक्रय भी कर रहे हैं। हर्बल साबुन के निर्माण में की जानकारी लगने पर एक्सिस बैंक प्रबंधन द्वारा स्व सहायता समूह से 2500 रुपए के साबुनों की खरीदी की गई। ग्राम पंचायत ओनारी में देवी महिला और सत्य साई महिला स्व सहायता समूह द्वारा भी साबुन का निर्माण किया जा रहा है। ग्राम बनपरस में जय शीतला मां स्व सहायता समूह ने 6000 रुपए के सामानों को विक्रय किया है। वहीं दूसरी ओर स्व सहायता समूहों द्वारा आमदनी बढ़ाने के लिए बांस के बने ट्री गार्ड का निर्माण कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बांस प्रमोशन के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। न्यूनतम लागत में निर्मित होने वाले ट्री गार्ड पौधों का संरक्षण भी होगा। ग्राम सांकरा के आजीविका केंद्र में बड़े पैमाने पर ट्री गार्ड का निर्माण किया जा रहा है। जय मां लक्ष्मी स्व सहायता समूह की अध्यक्ष नीरा सिगोर ने बताया कि स्व सहायता समूह की 30 महिलाओं द्वारा तैयार 1000 ट्री गार्ड पौधों के संरक्षण के लिए नगर निगम भिलाई द्वारा खरीदे गए हैं। जिला पंचायत एवं हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा भी बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाना है। उसके लिए भी महिलाओं द्वारा ट्री गार्ड तैयार किया जा रहा है।
श्रोताओं, कार्यक्रम की हर कड़ी में हमारी कोशिश रही है कि कोरोना से जुड़ी जानकारी समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आप तक पहुंचाई जाए, ताकि हम भली भांति जान सकें कि कोरोना की इस जंग में समाज का हर क्षेत्र किस तरह से अपना योगदान दे रहा है। हमारी इसी कोशिश में हमने आपसे अंचल के विभिन्न लोक कलाकारों को भी मिलवाया है। आज मुलाकात करवा रहे हैं लोकरंग अर्जुंदा के नामचीन कलाकार पुरानिक साहू और सुनील साहू से। रखना है ख्याल सुरक्षा है निदान जी मोरे भाई, रखना है ख्याल सुरक्षा है निदान जी मोरे भाई। बच जाहि परान कहना ना मोरे मानेंगे मोरे भाई, बच जाहि परान कहना ना मोरे मानेंगे मोरे भाई। दूसर से दूरिया रहना, मास्क पहन के बाहर निकलना जरूरी है गुरुजी। हाथ साबुन से धोते रहना, सैनिटाइजर उपयोग ही करना जरूरी है। काम बूता मजबूरी है, खुद के सुरक्षा जरूरी है काका। सुने रागी एती ओती बात माझन आवाओ, कोनो भ्रम में नहीं जाना है। सरकार के नियम ला अपनाओ, बात ला हमारे मान लेवा मोरे भाई। जीत जाबो कोरोना से लड़ाई, बात ला हमारे मान लेवा मोरे भाई। अब जीत जाबो कोरोना से लड़ाई, बात ला हमारे मान लेवा मोरे भाई। हम जीत जाबो कोरोना से लड़ाई। और श्रोताओं, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि कोरोना से हमारी ये जंग अभी जारी है, चुनौतियां अभी और भी है, जिसका हम सबको मिलकर और डटकर मुकाबला करना है। कोरोना को हराना है और मानवता को जिताना है। इन सब के साथ ये भी जरूरी है कि हम केंद्र और राज्य सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पूरी ईमानदारी से पालन करें, स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करें। फिलहाल बेहतर यही होगा कि अति आवश्यक कार्यों के लिए ही घरों से निकलें। कोशिश करें कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएं, मास्क लगाएं, हाथ धोते रहें और स्वच्छता को अपनाएं। स्वस्थ रहें, घरों में ही रहें और सुनते रहें आकाशवाणी। साथ ही श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि समाचारों के अलावा हमारे समसामयिक कार्यक्रमों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ AIR न्यूज से भी रेडियो के अलावा आप मोबाइल से भी जुड़ सकते हैं। और अब निशा नैयर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।